नमस्कार। आज हम लोग करेंगे कक्षा 9वीं से पाठ 2 ल्हासा की ओर। पाठ जो है बेटा ये यात्रा वृत्तांत है राहुल सांकृत्यायन जी द्वारा लिखित। और वैसे भी जो राहुल सांकृत्यायन जी हैं वो अपने यायावरी के स्वभाव के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो बेटा राहुल सांकृत्यायन जी का जो जन्म है वो सन 1893 में हुआ था। इनके जो जन्म था जिला उत्तर प्रदेश में आजमगढ़ ज़िले में हुआ था। तो इनका जो मूल नाम था वो केदार पांडे था। और राहुल सांकृत्यायन जी की अगर हम बात करें रचनाओं की तो इन्होंने उपन्यास, कहानी, आत्मकथा, यात्रावृत्त, जीवनी, आलोचना बहुत सारी विधाओं में साहित्य का सृजन किया है। और इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो है मेरी जीवन यात्रा, दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, दिमागी गुलामी, घुमक्कड़ शास्त्र। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया बेटा कि ये घुमक्कड़ी स्वभाव के थे और जो है यात्रा वृत्त लेखन में जो है राहुल जी का स्थान जो है वो बहुत ही उत्तम है। तो ये जो हमारा पाठ है ल्हासा की ओर, ये भी राहुल सांकृत्यायन जी का एक यात्रा वृत्तांत है जिसमें उन्होंने जो है बताया है यहाँ पर यात्रा वृत्तांत में तिब्बत के बारे में, उसके एक अंश पर जो है उन्होंने प्रकाश डाला है। और यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताऊँगी बेटा कि जो उनकी भाषा शैली थी वो वर्णनात्मक, चित्रात्मक और भावात्मक शैलियों का वो प्रयोग करते हुए अपनी साहित्य रचनाओं को संपन्न किया करते थे। तो यहाँ पर बेटा जो बात की गई है वो तिब्बत की जब वो यात्रा पर गए तो उसका एक अंश है। इस पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि 1929 और 30 में जो है लेखक तिब्बत और नेपाल के रास्ते से तिब्बत गया था। तो उन दिनों जो भारतवासी थे वो तिब्बत नहीं जा सकते थे क्योंकि बेटा उसको एक अलग हिस्सा माना जाता था भारत से। और तिब्बत ने जो है एक भिखमंगे का ढोंग करके तिब्बत में प्रवेश किया। और इस पाठ में बेटा लेखक ने तिब्बती समाज की भी जानकारी दी है। वहीं एक दूसरी ओर उन्होंने ल्हासा की ओर जाने वाले दुर्गम रास्तों का भी बिल्कुल यथार्थ वर्णन किया है। तो बेटा लेखक क्या कहते हैं कि वो जिस मार्ग से नेपाल होकर तिब्बत गए थे उसी रास्ते से जो है हिंदुस्तान की कई चीज़ें भी तिब्बत ले जाई जाती थी। तो सैनिकों के लिए भी यह एक मुख्य रास्ता था और इसलिए स्थान स्थान पर जो है पुलिस चौकियाँ थी और उनमें जो है चीनी सैनिक रहते थे। बेटा लेखक ने यह भी स्पष्ट किया है कि तिब्बत में जो है यात्रियों को बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, उन्हें बहुत सारी तकलीफ़ें सहन करनी पड़ती थी। वहाँ जाति पाति छुआछूत को जो है कोई नहीं जानता, ना ही जो है वहाँ की औरतें जो है वो पर्दा करती हैं। और साथ ही साथ बेटा यहाँ पर देखिए इस पैराग्राफ में लेखक ने ये भी बताया है कि अपरिचित होने पर भी जो है वहाँ के लोग काफ़ी सहायता करने वाले और इज़्ज़त करने वाले हैं। वहाँ पर आप कहीं गए हो किसी के यहाँ तो आप चाय अपनी इच्छा से बना सकते हैं। और मार्ग में जो है लेखक का परिचय भी बेटा मंगोल भिक्षुक सुमति से हुआ जिसकी वहाँ पर काफ़ी जान पहचान थी। तो भले ही लेखक ने भिखारी का रूप धारण कर रखा था फिर भी उसे जो है बेटा रहने के लिए सही जगह मिल गई थी। 5 साल बाद जो है लेखक जब घोड़े पर सवार होकर इसी रास्ते से गया था तो किसी ने भी जो है बेटा उसे वहाँ ठहरने के लिए स्थान नहीं दिया था। तो यहाँ तक बेटा लेखक ने ये भी बताने का प्रयास किया है कि वहाँ का जो समाज था, तिब्बत का जो समाज था वो महिलाओं का आदर सम्मान करने वाला था। कहा ना कि पर्दा प्रथा नहीं थी, वहाँ पर छुआछूत भी नहीं थी। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि सभी लोग आपस में परस्पर प्रेम भाव से रहते थे। फिर लेखक ने यह भी बताया बेटा कि अगर आपकी जान पहचान है तो लोग इज़्ज़त करेंगे, आपको सही स्थान में मिल जाएगा। लेकिन उसने कहा ना कि अब की बार तो मैं भिखमंगे के वेश में गया तो भी मुझे सही स्थान मिल गया क्योंकि सुमति को जानता था। और इससे पहले जब वो बड़े ही भद्र वेश में यानी कि अच्छे वेश में गया था तो भी उसे जो है वहाँ पर रहने के लिए स्थान नहीं मिल पाया। तो इसलिए वहाँ पर बेटा अगर आपकी जान पहचान है तो ये और भी अच्छी बात है। फिर है लेखक ने फिर कहा बेटा कि उसे मार्ग का जो सबसे भयंकर रास्ता था वो थोंगला पार करने वाला था। उसने क्या बताया है उसके बारे में कि ये ना एक बिल्कुल बहुत ज़्यादा खतरे की जगह थी और जो इसकी ऊंचाई थी वो 16-17 हज़ार जो है फीट की थी।
बहुत ही ज़्यादा जो है ऊंचाई थी इसकी, और उसके दोनों तरफ जो है बेटा मीलों तक कोई भी गांव नहीं था। तो इसलिए डाकुओं के रहने की सबसे अच्छी जगह जो है इसी को माना जाता है। और तिब्बत में यदि बेटा किसी का खून हो जाए तो खूनी को उसकी सज़ा मिल जाती है, लेकिन यहाँ मरे हुए आदमी की बेटा कोई परवाह नहीं करता, क्योंकि यहाँ कोई गवाही नहीं देता। यहाँ कोई कानून ना होने के कारण जो है लोग बंदूक और पिस्तौल भी अपने साथ लेकर घूमते हैं। पहले वे आदमी को मारते हैं जो डाकू लोग हैं, और फिर उसके सामान की जांच करते हैं। पहले क्यों मारते हैं? ताकि उन्हें पकड़वाने के लिए कोई गवाह ही ना बचे। और गांव में जाकर जब लेखक को पता चला कि भी पिछले साल भी थोंगला में एक खून हो गया था, लेखक जहाँ भी तनाव देखता बेटा वहाँ भीख मांगते हुए आगे बढ़ जाता है। कारण क्या था कि ये जो जितने भी थे ना डाकू वगैरह, ये भिखमंगों को कुछ नहीं कहते थे। इन्हें पता था कि इनके पास तो कुछ होगा ही नहीं। तो इसलिए बेटा लेखक और उसके साथी जो है सुमति ने भी 2 घोड़े लंकोर तक के लिए किराए पर कर लिए थे आगे बढ़ने के लिए। फिर इसके बाद लेखक कहते हैं कि उसने सुमति के साथ मिलकर एक जगह चाय पी। दोपहर के समय दोनों डांडे पर जा पहुँचे थे। जो ऊंचा इलाका था बेटा, पहाड़ी इलाका, उसे डांडे यहाँ पर कहा गया है। और ये जो जगह थी बेटा, ये समुद्र तल से 17-18 हज़ार फीट ऊंचाई पर है। ऊंचे चबूतरे से पहाड़ बिना जो है बर्फ़ और हरियाली के दिखाई दे रहे थे। और उत्तर की तरफ जब उन्होंने देखा तो बहुत कम बर्फ़ वाली चोटियाँ थी। तो सबसे ऊंचे स्थान पर डांडे जो है बेटा वो देवता का स्थान माना गया है। तो यहाँ पत्थरों के ढेर, जानवरों के सींग और रंग बिरंगे रंगों की झंडियाँ थी। तो अब उतराई का स्थान आ गया था नीचे उतरने का। तो लेकिन जो बेटा लेखक का घोड़ा था वो बहुत ही धीरे धीरे चलने लगा। लेखक ने क्या सोचा कि शायद जो है वो बहुत ज़्यादा थक गया है, इसलिए वह पीछे रह गया। तो एक जगह पर बेटा 2 रास्ते निकल रहे थे, एक बायां और एक दायां। तो लेखक बाएं रास्ते से 1.5 मील तक आगे चला गया, लेकिन जब उसको पता चला कि लंकोर का रास्ता तो दाईं ओर से जाना था, तो इसलिए लेखक वापस आया सही रास्ते पर। और शाम को बेटा 4-5 बजे जो है वो गांव में पहुंचा। वहां पर जो सुमति था उसका इंतज़ार कर रहा था। अब ये भी है बेटा कि रास्ते में लेखक को देखो कितनी तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। फिर बेटा वो थोड़ा गुस्से में था, तो लेखक ने बताया कि भाई उसका कोई कसूर नहीं है। उसके बाद जो है सुमति थोड़ा शांत हो गया कि भाई ऐसे ऐसे उसका जो घोड़ा था वो कमज़ोर था, सुस्त था, और दूसरी ओर जो है वो उस गलत रास्ते पर चला गया था। फिर बेटा वहाँ पर भी दोनों को ठहरने के लिए एक अच्छा सा स्थान मिल गया था, जहाँ उन्होंने सबसे पहले चाय सत्तू खाया, और फिर रात को जो है उनको थुक्पा मिला। फिर बेटा यहाँ पर लेखक ने बताया कि लेखक और उसके साथी जब तिगड़ी के विशाल मैदान में पहुँचे तो वहाँ पहाड़ों से घिरा हुआ टापू जैसा लग रहा था उन्हें। तो वहीं पर टिंगरी समाधि गिरी नाम की छोटी सी पहाड़ी थी, और वहाँ के लोगों, वहाँ के गांव में जो बेटा सुमति के बहुत से यजमान थे जो ना उन्हें सुमति को अपना गुरु मानते थे। तो लेखक जो सुमति है वो वहाँ के लोगों को जो है कपड़े के गंडे बना कर देता था, और वो बेटा अपने यजमानों के यहाँ जो है कुछ दिन ठहरना चाहता था। तो लेखक को लगा कि इस काम में तो 1 सप्ताह भर लग जाएगा। तो लेखक ने सुमति को सुझाव दिया कि वह उसी गांव में गंडे बांटे और आसपास के गांव में ना जाए। तो फिर कि भाई इसके बदले में वह उसे लहासा पहुंचकर कुछ पैसे दे देगा। तो सुमति भी उसकी बात मान गया। तो अगले दिन बेटा उन्हें कोई भी जो है भार वाहक सामान ढोने वाला नहीं मिला, और उनको जो है पैदल ही धूप में चलना पड़ा। फिर इन्होंने बताया, अब देखो तिब्बत के मौसम का वर्णन किया कि जहाँ धूप होती वहाँ उन्हें बहुत ज़्यादा गर्मी लगती, और जहाँ थोड़ी सी छाया आ जाती तो उन्हें ठंड लगने लगती। तो इसलिए इन्होंने कहा कि भाई सूरज की ओर मुँह करके चलता तो बिल्कुल चेहरा जो है वो धूप से जलने लगता। और बताया ना कि जब पेड़ होते, छाया आ जाती, जो कंधा था वो बिल्कुल बर्फ़ की तरह ठंडा हो जाता। तो इस तरह का वहाँ पर विचित्र सा मौसम था। तो दोनों ने बेटा अपनी पीठ पर चीज़ें ला दी, और क्या हुआ, डंडा लेकर अपना चल पड़े। तो सुमति जो था बेटा वो अपने यजमान से मिलने का बहाना करके जो है शेखर बिहार की ओर चलने लगा कि भाई। और तिब्बत की भूमि जो है बेटा ये भी बताया कि वो अनेक जागीरदारों में जो है बटी हुई थी, और इनका भाग जो है मठों के हाथ में था। लेकिन जो जागीरदार थे वो खुद वहाँ पर जो है खेती किया करते थे।
तो जो सारा प्रबंध था बेटा वो एक भिक्षुक के द्वारा, एक भिक्षुक करता है, और वहाँ जो जागीरदारों के आदमियों के लिए जो है वो राजा के समान होता है। तो शेखर बिहार का मुखिया भी बेटा बड़ा सज्जन व्यक्ति था, तो उसने लेखक का प्रेम से स्वागत किया और दोनों एक मंदिर में गए बेटा, जहाँ बुद्ध वचनों की, जो बुद्ध के वचन थे उनकी अनुवाद की हुई, ट्रांसलेट की हुई 103 पोथियाँ रखी हुई थी बेटा। ठीक है, और वही लेखक ने अपना आसन लगा लिया, क्योंकि अब देखो बेटा लेखक थे, साहित्यकार थे, तो पढ़ने का शौक़ तो जो था उनको बिल्कुल था। ठीक है जी। और मोटे कागज़ों पर लिखे एक पोथी का वजन बेटा 15 सेर से कम नहीं होगा। उन्होंने बताया किलो क्या होता है, ये देसी शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया है। और सुमति जो है बेटा वो अपने जो भी उसके आसपास के यजमान थे उनसे मिलने चला गया, और लेखक बेटा पुस्तकें पढ़ने लगा। और सौभाग्य से सुमति एक दिन बाद वापस लौट आया, और दोनों ने बेटा अपना सामान पीठ पर लादा और भिक्षु नमसे से जो है वो विदाई लेकर चल पड़े। तो देखिए यहाँ पर हम लोग प्रश्न उत्तर भी इनके साथ साथ चर्चा कर लेते हैं प्रश्न उत्तरों की। तो पहला प्रश्न है बेटा, थोंगला के पहले के आखिरी गांव पहुंचने पर भिखमंगे के वेश में होने के बावजूद लेखक को ठहरने के लिए उचित स्थान मिला, जबकि दूसरी यात्रा के समय भद्रवेश भी उन्हें उचित स्थान नहीं दिला सका, क्यों? अब देखो बेटा, थोंगला के पहले के आखिरी गांव जब वो पहुंचे तो भिखमंगे के वेश में भी उसे उचित स्थान क्यों मिल गया? क्योंकि बेटा उसके साथ भिक्षु सुमति था, कि वो जान पहचान वाला था, उसकी वहाँ पर अच्छी जान पहचान थी, और श्रद्धा भाव के कारण बेटा लोगों ने उनके ठहरने का उचित प्रबंध कर दिया। और फिर शाम के समय पहुँचे थे तो बेटा इस समय तो लोग वहाँ पर छंग, एक वो नशीला पदार्थ होता है, अपना होश आवास खो बैठते हैं और अच्छे बुरे का उन्हें कोई ज्ञान नहीं रहता। लेकिन जब लेखक 5 साल के बाद बेटा इन्होंने बताया कि भद्र यात्री के वेश में आया था, तो भी वहाँ के लोगों ने किसी अनिष्ट के होने से, जान पहचान ना होने के डर से उसे रहने को जगह नहीं दी थी कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए। अगला प्रश्न है, उस समय के तिब्बत में हथियार का कानून न रहने के कारण यात्रियों को किस प्रकार का भय बना रहता था? अब बेटा उस समय वहाँ तिब्बत में हथियार का कानून नहीं था, तो जो लोग थे वो लाठी की जगह पिस्तौल बंदूक लेकर घूमते थे। जो डकैत थे वो यात्रियों को मारकर उनका सारा सामान लूट लेते थे, और इसलिए जो है यात्रियों को अपने जान माल का डर हमेशा ही लगा रहता था। और जो डकैत थे बेटा वो राह चलते लोगों को पहले मारते थे, फिर उनकी तलाशी लेते थे। तो ये जो भय है उनके सिर पर हमेशा मंडराता रहता था। अगला प्रश्न है, लेखक लंकोर के मार्ग में अपने साथियों से किस प्रकार पिछड़ गया? अब बेटा लंकोर के रास्ते में क्या हुआ? लेखक 2 कारणों से अपने साथियों से पीछे रह गया था। एक तो उसका घोड़ा बहुत धीरे धीरे चल रहा था, तो उसने समझा कि भाई वो थक गया है, तो इसलिए उसने उसको मारा भी नहीं। और फिर अपने साथियों से पीछे रह गया, तो रास्ते में 2 रास्ते निकल रहे थे, एक दायां और एक बायां। जब लेखक को 1-2 मील गलत रास्ते पर चला गया, तब उसने पूछा तो उसे पता चला कि उसे तो दूसरे रास्ते पर जाना था। तो इसलिए बेटा वापस आने पर जो है लेखक ने दूसरा रास्ता अपनाया, और यही कारण था कि उसे काफ़ी देर हो गई, अपने साथियों से पिछड़ गया, और बहुत देर बाद जाकर जो है वो अपने साथियों से मिला। अगला प्रश्न है, लेखक ने शंकर विहार में सुमति को उनके यजमानों के पास जाने से रोका, परंतु दूसरी बार रोकने का प्रयास नहीं किया। अब बेटा लेखक को ये पता था कि सुमति जब भी अपने यजमानों के पास जाता तो उसे बहुत ज़्यादा समय लगता था, और इतने में लेखक अकेला रह जाता अगर वो उसको जाने देता। लेकिन उसने दूसरी बार क्यों नहीं रोका बेटा? क्योंकि जिस मंदिर में वो बैठा था वहाँ पर उसको बुद्ध वचन की जो है हाथ से लिखी हुई, ट्रांसलेटेड, अनुवादित 103 पोथियाँ मिल गई, बताया ना। और एक पोथी जो है वो 15 सेर से कम नहीं थी, तो इनको वो पढ़ने लगा ताकि वो इन पोथियों के विषय में जान सके। अब बेटा वो उसमें रम गया। क्यों रम गया? क्योंकि देखो कोई भी जो साहित्यकार होता है, रचनाकार होता है, उसे पढ़ने में आनंद आता है, उसे नई चीज़ों को जानने की उत्सुकता हमेशा बनी रहती है। ठीक है जी। अगला प्रश्न है, अपनी यात्रा के दौरान लेखक को किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? देखो बेटा बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था लेखक को। एक तो सबसे बड़ी बात
कि भारतीय जो लोग थे वो तिब्बत नहीं जा सकते थे उस समय, तो उसे भिखारी बनकर जाना पड़ा। डाकुओं का डर था ना वहाँ पर कि कहीं कोई उसे लूट ना ले। दूसरा, बहुत ज़्यादा दुर्गम रास्ते थे। दुर्गम होता है बेटा जिनके ऊपर जाना आसान ना हो, उन रास्तों की कठिन चढ़ाई करनी पड़ी। और डाकुओं और लुटेरों से जो है बचने के लिए भी उसने भिखमंगों के समान टोपी निकाल कर, जीभ निकाल कर भीख मांगनी पड़ी। फिर उसे सुस्त घोड़ा मिल गया जिससे वो अपने साथियों से पिछड़ गया और गलत रास्ते पर चला गया। और बेटा उसके पास कोई भार ढोने की चीज़ नहीं थी, तो अपना सामान पीठ पर लाद कर पहाड़ी रास्ते पर चलना पड़ा। जो भी खाने को मिलता उसे खाना पड़ा। फिर एक उन्होंने यहाँ पर सर्दी गर्मी झेलनी पड़ी मौसम के अनुसार, तो विचित्र से मौसम का जो है सामना वो भी लेखक को करना पड़ा। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत यात्रा मार्ग के आधार पर बताइए कि उस समय तिब्बत समाज कैसा था। अब बेटा उस समय का जो तिब्बती समाज था वो जो था अंधविश्वासी तो थे वहाँ के लोग, मतलब बौद्ध सन्यासी जो थे अपने यजमानों को गंडे तावीज़ देते थे, उससे पैसे लेते थे। दूसरा, समाज में कानून व्यवस्था ना के बराबर थी, क्योंकि लोग खुलेआम बंदूक पिस्तौल लेकर घूमते थे। जो डकैत यात्रियों को मारकर जो थे सब सामान लूट लेते थे, तो इसलिए रास्ते में जो यात्रियों को चोर लुटेरों का डर लगा रहता था। फिर बेटा गवाह की कमी के कारण पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती थी। और इसके विपरीत बेटा तिब्बती समाज में एक अच्छी बात भी थी, क्या कि वहाँ पर जो है, ये बात तो आप बाद में वर्णित करेंगे, तो पहले कि वहाँ जाति पाति छुआछूत का जो है भेदभाव नहीं था और स्त्रियाँ पर्दे में नहीं रहती थी। अपरिचित लोग भी थे, जो बिना जान पहचाने लोग थे, वो भी आसानी से घरों में जा सकते थे। और यात्रियों को जो है रहने और खाने पीने की जो है सुविधा मिल जाया करती थी। और शाम के समय में जो है बेटा लोग छंग पीकर अपना मस्त हो जाते थे, होश हवास खो बैठते थे। और यजमान जो थे बेटा वो वहाँ के बौद्ध सन्यासियों का जो है बहुत ज़्यादा मान सम्मान किया करते थे। ठीक है जी। अब बेटा अगला प्रश्न तो आपको इसी में से उत्तर देना है कि मैं अब पुस्तकों के भीतर था, नीचे दिए गए विकल्पों में से इस वाक्य का अर्थ क्या है। यही बेटा कि लेखक जो था वो पुस्तक पढ़ने में रम गया था। अब अगला पाठ का जो पहलू है वो है बेटा रचना और अभिव्यक्ति। तो रचना और अभिव्यक्ति से हम करेंगे। पहला प्रश्न है, सुमति के यजमान और अन्य परिचित लोग लगभग हर गांव में मिले। इस आधार पर आप सुमति के व्यक्तित्व की किन विशेषताओं का चित्रण कर सकते हैं। अब बेटा जो सुमति था उसे उस क्षेत्र के लोग बहुत अच्छी तरह जानते थे। वो बौद्ध भिक्षु भी था, लोग उनका आदर सम्मान करते थे। और यजमानों को तो बेटा बोध गया के वस्त्रों से वो गंडे बना कर दिया करता था। तो बड़ा ही व्यवहार कुशल, मृदु भावी, अच्छा सहयोगी। हाँ, वैसे ये बात की है कि जल्दी नाराज़ होने वाला और जल्दी प्रसन्न होने वाला व्यक्ति था। तो बेटा जब लेखक लंकोर का रास्ता भूलकर देर से पहुंचा तो थोड़ा सा वो सुमति जो है लेखक पर क्रोधित हुआ, लेकिन समझाने पर जो है वो शांत हो गए। हाँ, थोड़ा सा पैसे का लालची भी है कि जब लेखक ने कहा कि वह उसे आगे चलकर कुछ पैसे दे देगा, तब उसने आसपास के गाँव में अपने यजमानों को गंडे देने का कार्यक्रम जो कैंसिल कर दिया, स्थगित कर दिया। ठीक है। अगला प्रश्न है, हालांकि उस वक्त मेरा भेष नहीं था कि उन्हें कुछ ख्याल रखना चाहिए था। उक्त कथन के अनुसार आचार व्यवहार के तरीके वेशभूषा के आधार पर तय होते हैं। आपकी समझ से यह है उचित है अथवा अनुचित, विचार व्यक्त करें। अब देखो बेटा, हमारे विचार से तो वस्त्रों के आधार पर, वेशभूषा के आधार पर तो किसी व्यक्ति के संबंध में कोई धारणा नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि सरल और स्वच्छ वेशभूषा वाला व्यक्ति भी अच्छा और संस्कारी हो सकता है और नहीं भी, और अच्छी कीमती और आडंबर वाली वेशभूषा धारण किए हुए वाला व्यक्ति भी संस्कारी या श्रेष्ठ हो और ना भी हो। ठीक है ना। तो ऐसा व्यक्ति बेटा अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी। अब हम लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करें, सीधा सादा जीवन व्यतीत करते थे, लेकिन देखो कितने महान व्यक्ति थे। ठीक है ना। तो हमारे कितने स्वतंत्रता सेनानी हैं जो साधारण वेशभूषा रखते थे, लेकिन उसके बावजूद भी जो है वो ये काम नहीं, ये सब करने के बावजूद भी जो है उन्होंने ये सारा मतलब जो है वो वेशभूषा साधारण रखते थे, लेकिन उसके बावजूद भी वो महान थे। ठीक है जी। फिर है बेटा, यात्रा वृत्तांत के आधार पर तिब्बत की भौगोलिक स्थिति का शब्द चित्र प्रस्तुत करें। वहाँ की स्थिति आपके राज्य शहर से किस प्रकार भिन्न है।
अब बेटा तिब्बत का मार्ग बड़ा ही कठिन और दुर्गम है। वो 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर स्थित जो है डांडा थोंगला जो है पार करना वहाँ पर आसान नहीं है। और हिमालय की जो चोटियाँ हैं वो बर्फ़ से ढकी रहती हैं। तो आसपास जो है हरियाली से ढके नंगे पहाड़ हैं, दूर दूर तक कोई गांव नज़र नहीं आता। और यहाँ के लोग जो हैं वो पैदल यात्रा करते हैं या घोड़ों पर सवार होकर जो है आगे बढ़ते हैं। तो इसलिए यहाँ की जो भौगोलिक स्थिति है वो समतल भूभाग के नगरों से सर्वथा भिन्न है। और यहाँ पर जो ज़िंदा रहना है बेटा वो भी बड़ा ही कठिन जो है प्रतीत होता है। तो बाकी के जो है बेटा आगे जो प्रश्न है कि यात्रा अवश्य की होगी तो यात्रा के अनुभव लिखें या यात्रा एक साहित्यिक विधा है, ये जो है आप अपने हिसाब से इन प्रश्नों का उत्तर कर सकते हैं। धन्यवाद।